नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा 11वां चैप्टर है स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, स्किन, आई और ईयर। दोस्तों, हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, परिचय, त्वचा, आंख, दृश्य मार्ग, ईयर का परिचय, बाहरी कान, बीच का कान, आंतरिक कान और सुनने की प्रक्रिया। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि विशेष संवेदी अंग के बारे में कि संवेदी अंग क्या होते हैं। संवेदी अंग एक विशेष शारीरिक घटना के जवाब में विभिन्न अंगों और तंत्रिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से व्याख्या के लिए आवश्यक डेटा को प्रदान करते हैं। ये इंद्रियां हमारी संगठित और वातावरण के साथ परस्पर क्रिया द्वारा नियंत्रित करती हैं। सभी मानव में उत्तेजनाओं की व्याख्या को पता लगाने के कारण जागरूकता और ज्ञान है। शरीर में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स द्वारा कुछ उत्तेजनाओं को प्राप्त किया जाता है। अन्य उत्तेजनाएं अत्यधिक कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर अंगों द्वारा प्राप्त की जाती है, जिन्हें विशेष इंद्रियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विशेष इंद्रियों में निम्नलिखित शामिल हैं: त्वचा, आंख, नाक, जीभ और कान। फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंगों के कार्य। संवेदी प्रणाली बाहरी दुनिया में उत्तेजनाओं का पता लगाने और तंत्रिका आवेगों को ब्रेन या स्पाइनल कॉलम के हिस्से में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ताकि शरीर को प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिल सके। स्किन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्किन की, तो स्किन का परिचय देख लेते हैं। त्वचा, जिसे क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है, यह शरीर की बाहरी सतह को कवर करती है और यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। वयस्कों में त्वचा लगभग 2 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है और इसका वजन 4.5 से लेकर 5 किलोग्राम होता है, जो शरीर के कुल वजन का लगभग 7% होता है। इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर होती है। त्वचा में 2 मुख्य भाग होते हैं। त्वचा हमें रोगाणुओं और तत्व से बचाती है, शरीर के तापमान को विनियमित करने और स्पर्श, गर्मी और ठंड की उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। त्वचा की 3 परतें होती हैं: हाइपोडर्मिस, डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू गहरा उपचर्म ऊतक, वसा और संयोजी ऊतक से बने होते हैं। डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे होती हैं, जिसे सख्त संयोजी ऊतक, बालों के रोम और पसीने श्वेत ग्रंथियां होती हैं। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, जो एक जलरोधी अवरोध प्रदान करती है और हमारी त्वचा का रंग बनाती है। अब हम बात करेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम के फंक्शन के बारे में। शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, खून को स्टोर करती है, शरीर को बाहरी वातावरण से बचाती है, त्वचीय संवेदनाओं का पता लगाती है, पदार्थों को उत्सर्जित और शोषित करती है, विटामिन का संश्लेषण करती है। त्वचा का रंग मेलानोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है, जो पिगमेंट मेलेनिन का उत्पादन करते हैं। मेलानोसाइट्स एपिडर्मिस में स्थित होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ स्किन की, यानी कि त्वचा की परतें। त्वचा की परतें में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोडर्मिस की। तो हाइपोडर्मिस त्वचा का सबसे गहरा भाग होता है। हाइपोडर्मिस के नीचे वसा ऊतक को संदर्भित करती है, जो ठंडे तापमान से शरीर को इंसुलेट करती है। हाइपोडर्मिस की वसा कोशिकाएं पोषक तत्वों और ऊर्जा का भंडारण भी करती हैं। हाइपोडर्मिस बटक्स, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में सबसे मोटी होती हैं। डर्मिस डर्मिस हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच स्थित होती है। यह ऊतक का एक रेशेदार नेटवर्क होती है, जो त्वचा की संरचना और लचीलापन प्रदान करती है। त्वचीय मोटाई औसतन 2 मिलीमीटर मोटी होती है। डर्मिस के प्रमुख घटक एक नेटवर्क के रूप में एक साथ काम करते हैं।
यह जाल जैसा नेटवर्क संरचनात्मक कोलेजन और इलास्टिन रक्त और लसिकाओं, वाहिकाओं और मास्ट सेल और फाइब्रोब्लास्ट नामक विशेष कोशिकाओं से बनी होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस क्या होता है? ये एक जेल जैसे पदार्थ से घिरी होती है जिसे ग्राउंड सब्सटेंस कहा जाता है, जो ज़्यादातर ग्लाइकोसेमिनो ग्लाइकेंस से बना होता है। ग्राउंड सब्सटेंस त्वचा के भीतर जलयोजन और नमी के स्तर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डर्मिस के भीतर सबसे आम संरचनात्मक घटक प्रोटीन कोलेजन होता है। यह एक जाल जैसी संरचना बनाता है जो त्वचा को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। ग्लाइकोसैमिनो ग्लाइकन्स मॉइस्चर बाइंडिंग अणु कोलेजन फाइबर में पानी बनाए रखने और एपिडर्मिस को नमी प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। डर्मिस में पाया जाने वाला एक काइल प्रोटीन जो कि इलास्टिन प्रोटीन जैसा होता है, जो स्ट्रेचिंग के बाद त्वचा को उसके मूल आकार में वापस आने की क्षमता देता है। दूसरे शब्दों में इलास्टिन त्वचा को उसकी लोच प्रदान करता है। दोनों कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन फाइब्रोब्लास्ट्स नामक विशेष कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, जो अधिकांश डर्मिस के ऊपरी किनारे में स्थित होते हैं, जो एपिडर्मिस की सीमा में होते हैं। संपूर्ण डर्मिस में निर्मित रक्तवाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं, तंत्रिका और मास्ट कोशिकाएं होती हैं। मास्ट कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती है जो सूक्ष्म जीवों, एलर्जी और शारीरिक चोट के लिए त्वचा की विपरीत प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डर्मिस में रक्तवाहिकाएं शरीर के थर्मोरेगुलेशन में मदद करती है। ये प्रतिरक्षा कार्य में भी सहायता करती है और एपिडर्मिस की निचली परतों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है। ये रक्तवाहिकाएं एपिडर्मिस में विस्तार नहीं करती हैं। जो पोषण एपिडर्मिस में फैलता है वो केवल बहुत नीचे की परतों तक पहुंचता है। एपिडर्मिस की ऊपरी परतों में कोशिकाएं मृत हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच जंक्शन के वेव जैसी बॉर्डर लहर की तरह की सीमा होता है, जो दो वर्गों के बीच ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के आदान प्रदान के लिए एक बढ़ी हुई सतह क्षेत्र प्रदान करता है। इस जंक्शन के साथ प्रोजेक्शन को डर्मल पैपिला कहा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, डर्मल पैपिला समतल होती जाती है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का प्रवाह घटता जाता है। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। इसे 5 क्षैतिज परतों में वर्गीकृत किया गया है। एपिडर्मिस में वास्तव में 50 सेल लेयर से लेकर 100 सेल लेयर होती हैं। एपिडर्मिस की सामान्य मोटाई 0.1 मिलीमीटर होती है, जो कागज की एक शीट की मोटाई के बराबर होती है। एपिडर्मिस शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और हर 28 दिन में खुद को पूरी तरीके से नवीनीकृत कर लेती है। एपिडर्मिस 5 परतों के साथ कवर होती है: स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रेटम बेसल की। तो एपिडर्मिस की पहली परत स्ट्रेटम बेसल होती है। यह एपिडर्मिस की सबसे गहरी परत है। यह घन के आकार की कोशिकाओं की एक परत होती है। नए एपिडर्मल त्वचा कोशिकाएं, जिसे केराटिनोसाइट्स कहा जाता है, जो कि इस परत में कोशिका विभाजन के माध्यम से बनता है ताकि एपिडर्मिस की ऊपरी परतों से लगातार बदलता रहे। इसे रीजनरेशन प्रक्रिया को त्वचा कोशिका नवीनीकरण कहा जाता है, यानी कि स्किन सेल रिन्यूअल कहा जाता है। स्ट्रेटम बेसल की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटम बेसल में पाए जाने वाले मेलानोसाइट त्वचा के रंग द्रव्य या मेलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेलानोसाइट्स मेलिन के पास के
केरोटिनोसाइट्स में स्थानांतरित करते हैं, जो अंततः त्वचा की सतह पर जाते हैं। मेलिन एक फोटो प्रोटेक्टिव है, यह त्वचा को पैराबैंगनिक विकिरणों से बचाने में मदद करता है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एपिडर्मिस की दूसरी परत स्ट्रेटम स्पाइनोसम या प्रीकेल सेल परत होती है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम पॉलीगोनल यानी कि कई पक्षीय केरोटिनोसाइट्स के 8 से 10 परतों से मिलकर बनी होती है। इस परत में केरोटिनोसाइट्स कुछ हद तक चपटा हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम की। तो तीसरी परत को स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम या ग्रैन्युलर परत कहा जाता है। यह चपटी केराटिन की 3 से 5 परतों से बनी होती है, जो कि एक कठोर रेशेदार प्रोटीन होती है जो त्वचा को सुरक्षात्मक गुण प्रदान करती है। कोशिकाओं की ये परत डर्मिस से बहुत दूर होती है, इसलिए डिफ्यूजन की मदद से पोषक तत्व नहीं पहुंचते और ये मरने लगते हैं। स्ट्रेटम लूसिडियम, एपिडर्मिस में चौथी परत को स्ट्रेटम लूसिडियम या स्पष्ट परत कहा जाता है। यह परत केवल उंगलियों और हथेलियों और पैरों के तलुओं में मौजूद होती हैं। यह 3 से 5 परतों की अत्यंत चपटी कोशिकाएं होती हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम में एपिडर्मिस की 5वीं परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। यह एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी, सबसे बाहरी और चपटी परत होती है। यह मृत केराटिनोसाइट्स की 25 से 30 परत होती हैं। यह परत त्वचा की वास्तविक सुरक्षात्मक परत होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम में केराटिनोसाइट्स लगातार घर्षण द्वारा शेड हो जाती हैं और एपिडर्मिस गहरे वर्गों में गठित कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित होती हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम में केराटिनोसाइट्स के बीच एपिडर्मल लिपिड और सेरामाइड्स, फैटी एसिड और लिपिड होते हैं, जो त्वचा कोशिकाओं के बीच एक सीमेंट के रूप में कार्य करते हैं। कई घटक डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों के लिए कॉमन है। ये घटक पोर्स, हेयर, सेबेस्कस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। पोर्स, अगर हम पोर्स की बात करें तो छिद्रों का गठन डर्मिस में एपिडर्मिस के एक तह द्वारा होता है। त्वचा की कोशिकाएं जो छिद्र केराटिनोसाइट को पंक्तिबद्ध करती है। त्वचा के शीर्ष पर एपिडर्मिस की कोशिकाओं की तरह लगातार शेड होती हैं। बाल छिद्रों से बाहर निकले होते हैं और केराटिन प्रोटीन से भरी मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रत्येक बाल के आधार पर एक बल्ब जैसी फॉलिकल होते हैं, जो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए विभाजित होते हैं। फॉलिकल छोटी रक्तवाहिकाओं और ग्रंथियों द्वारा पोषित होते हैं। बाल गर्मी के नुकसान को रोकता है और एपिडर्मिस को मामूली घर्षण और सूरज की किरणों के संपर्क से बचाने में मदद करते हैं। सेबेस्कस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो आमतौर पर बालों के फॉलिकल से जुड़ी होती हैं और फॉलिकल को बढ़ने में मदद करने के लिए सीबम का स्राव करती हैं। सीबम का नमी बाधा के साथ लिपिड और फैटी एसिड के भीतर भी योगदान होता है। सेबेसियस ग्लैंड के भीतर तेल उत्पादन एंड्रोजन स्तर, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन द्वारा विनियमित होता है। स्वीट ग्लैंड कोशिकाओं की लंबी कुंडली खोखली नलिकाएं होती हैं। कुंडली खंड वह जगह है जहां पसीना उत्पन्न होता है और डक्ट का एक लंबा भाग होती है, जो ग्रंथि की सतह पर छिद्र के खुले भाग से जोड़ती हैं। स्वीट ग्लैंड द्वारा उत्सर्जित पसीना शरीर को ठंडा करने, त्वचा को हाइड्रेट करने और कुछ विषाक्त पदार्थों यानी नमक को खत्म करने में मदद करती हैं। इस चित्र में एपिडर्मिस परतों को दिखाया गया है कि एपिडर्मिस त्वचा का निर्माण कैसे करती है। दोस्तों आइए हम इसी से जुड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं कि डर्मिस इज लोकेटेड बिटवीन, ऑप्शन है ए बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ऑप्शन बी बिटवीन सिलियरी मसल, ऑप्शन सी बिटवीन एक्वस मसल और ऑप्शन डी बिटवीन नियोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। दोस्तों उसका सही आंसर है बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ऑप्शन ए।
आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आई के बारे में, यानी कि आंख। इसका सबसे पहले हम परिचय पढ़ लेते हैं कि आंख दृष्टि का एक युग्मित अंग होता है। आंख विभिन्न घटकों से बनी होती है जो इसे पर्यावरण से लाइट स्टिमुलेट प्राप्त कर स्टिमुलाई प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, और ये स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाती है। दृष्टि में आंख के सभी घटक शामिल होते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो आंख सिर की बोनी कक्ष के भीतर समाहित होती है। बोनी ऑर्बिट एक कैविटी है जिसमें लैक्रिमल बोन के कुछ हिस्से नेजोलैक्रिमल डक्ट के लिए फोसा शामिल होता है, और मैक्सिला इंफ्राऑर्बिटल कैनाल के कॉर्डियल फोरामेन शामिल होता है। शाकाहारी में बोनी ऑर्बिट पीछे की ओर स्थित होते हैं, लेकिन जो जानवर का शिकार करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनमें यह आगे की ओर स्थित होती है। छह एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से आई बॉल की गति होती है। डॉर्सल रेक्टल मसल, वेंट्रल रेक्टल मसल, मीडिया रेक्टल मसल, रेक्टस मसल, लेटरल रेक्टस मसल, डॉर्सल ऑब्लिक मसल, और वेंट्रल ऑब्लिक मसल। आंख की सहायक संरचना में आईलिड, आई लैसेस, आईब्रोज, लैक्रिमल अपार्टस एक्सट्रिनिस आई मसल शामिल होते हैं। आंख के भाग स्केलरा। स्केलरा की अगर हम बात करें तो स्केलरा एक टफ सफेद शीट होता है जो आई बॉल की बाहरी परत बनाता है। इसे स्क्लेरोटिक और स्क्लेरोटिक कोट सहित अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये नाम अत्यधिक घनत्व और स्क्लेरोटिक परत की कठोरता के कारण रखा गया है। यह एक फर्म रेशेदार झिल्ली है जो लगभग ग्लोब आकार के रूप में आंख के आकार को बनाए रखता है। यह आंख के पीछे के पहलू की तुलना में ज्यादा मोटा होता है। आंख के चारों ओर स्क्लेरा होती है जिसका अधिकांश भाग दिखाई नहीं देता है। सफेद स्क्लेरा आंखों के चारों ओर जारी रहता है क्योंकि जो आई बॉल होते हैं वह चेहरे या स्कल के भीतर अपने सॉकेट में स्थित होते हैं। आंख का मुख्य क्षेत्र आंख के सामने का हिस्सा होता है जो कि किसी भी क्षेत्र द्वारा कवर नहीं होता है। वह एक पारदर्शी कार्निया द्वारा संरक्षित होता है। अगर हम स्क्लेरा के रंग की बात करें तो हालांकि स्क्लेरा आमतौर पर सफेद रंग का होता है, लेकिन इसका रंग उम्र के साथ कुछ हद तक बदल जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरा यानी कि स्क्लेरा की संरचना। स्क्लेरा सफेद तंतुमय उत्तक से बना होता है जो महीन लोचदार तंतुओं और चपटे संयोजी उत्तकों के कोष से जुड़ा होता है। इन तंतुओं को एक साथ बंडलों में बांटा जाता है। स्क्लेरा बच्चों में पतला और अधिक पारदर्शी होता है जो कि स्क्लेरा को थोड़ा नीला रंग देने के लिए अंतर्निहित उत्तक को पर्याप्त रूप से दिखने में सक्षम करता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनकी आंखों की स्क्लेरा थोड़ी नीली रंग लेने लगती है। कुछ मामलों में स्क्लेरा बहुत छोटे नीले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो स्क्लेरल मेलानोसाइटोसिस नामक एक स्थिति होती है। स्क्लेरा को कई नसों और वाहिकाओं द्वारा आपूर्ति की जाती है जो पीछे के स्क्लेरल फोरामेन से गुजरती है। स्क्लेरा में छिद्र ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा गठित होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉर्निया की। तो कॉर्निया मानव आई बॉल के सामने एक पारदर्शी गोलाकार भाग होता है। यह पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करने और लेंस पर वापस प्रकाश लाने के महत्वपूर्ण ऑप्टिकल का कार्य करता है, और कार्निया पर गिरने वाले प्रकाश को कार्निया वक्रता के डिग्री पर केंद्रित करता है जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है। यह युवाओं में अधिक मुख्य होता है, बुढ़ापे में यानी कि वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में, क्योंकि तब इसका आकार वृद्ध व्यक्तियों से बढ़ जाता है। दोस्तों, कार्निया एक जटिल संरचना है जो जिसे कि निम्नलिखित पदों के संदर्भ में बताया गया है कि यह बाहर से अंदर की ओर होता है। उपकला कोशिकाओं के कई स्तर कंजक्टिवा की ओर निरंतर होते हैं। एक मोटी केंद्रमय तंतुमय संरचना जिसे सब्सटेंटिया प्रोपिया कहा जाता है।
एक समजातीय लचीला लैमिना होती है। आई बॉल के इंटीरियर चैम्बर की लाइनिंग मेम्ब्रेन का हिस्सा बनाने वाले एंडोथीलियल कोशिकाओं की एक परत होती है। कॉर्निया एक नॉन वेस्कुलर संरचना होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई रक्तवाहिनी नहीं होती, क्योंकि पोषक तत्व के साथ इसकी आपूर्ति करने वाली कोशिकाएं इसकी परिधि के एंड में समाप्त हो जाती हैं। इसकी आपूर्ति सिलियरी नर्व से प्राप्त कई नसों द्वारा की जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना मानव की आंख में पीछे की ओर स्थित होते हैं और यह आई बाल की तीसरी आंतरिक परत होती है। इसे सत्य या स्क्रीन के रूप में वर्णित किया जाता है, जिस पर एक छवि प्रकाश द्वारा बनाई जाती है, जिसमें प्रकाश कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, प्यूपिल, लेंस, वाइट्रस ह्यूमर के द्वारा आंख में प्रवेश करता है और रेटिना में पहुंचने से पहले अंततः हाइलाइट मेम्ब्रेन से होकर आता है। रेटिना एक जटिल संरचना होती है। रेटिना का कार्य केवल वह स्क्रीन होना ही नहीं जिस पर एक छवि बनाई जा सकती है, बल्कि उस छवि में निहित जानकारी को एकत्रित करना होता है और शरीर द्वारा उपयोग के लिए एक उपयुक्त रूप से मस्तिष्क में संचालित करना होता है। इसलिए रेटिना के अंदरूनी हिस्से को चमकाने वाली एक हल्की संवेदनशील संरचना होती है। यह फोटोसेंसिटिव कोशिका को शामिल करती है, जिसे रॉड्स और कोन कहा जाता है। रॉड्स अंधेरे और ब्राइट लाइट के लिए संवेदनशील होते हैं। ये नर्व फाइबर से संबंधित होते हैं, जो प्रकाश को आवेगों में बदलकर उन्हें ऑप्टिकल नर्व द्वारा मस्तिष्क में भेज देते हैं। लेंस लेंस आंख की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मानव आंख का लेंस एक पारदर्शी संरचना होता है, जो एक पतली पारदर्शी कैप्सूल में संलग्न होती है। यह आंख की पुतली के पीछे स्थित होती है, सिलियरी बॉडी से घिरा होता है, जो लेंस के किनारों को थोड़ा ओवरलैप करता है। दोस्तों हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस की, यानी कि लेंस की संरचना की। तो लेंस का कैप्सूल एक पारदर्शी भंगुर अत्यधिक लोचदार लचीली झिल्ली जैसा होता है, जो लेंस के पीछे की तुलना में आगे का हिस्सा मोटा होता है। लेंस एक पारदर्शी बाई कॉन्वेक्स बॉडी होता है, जिसका व्यास लगभग 9 से 10 mm का होता है। लेंस की मूल संरचना संकेंद्रित परतों से बनी होती है। लेंस आंख से गुजरने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। यह प्रकाश पहले कॉर्निया, जो आंख के सामने स्थित होती है, द्वारा रिफ्लेक्टेड किया जाता है। लेंस प्रकाश को रेटिना पर एक छवि में केंद्रित करता है। यह ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि लेंस का आकार उस वस्तु की दूरी के अनुसार बदल दिया जाता है जिससे व्यक्ति देख रहा होता है। लेंस के आकार के इस एडजस्टमेंट को अकोमोडेशन कहा जाता है और यह सिलियरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन द्वारा होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आइरिस की। तो आइरिस बनाने में कोराइड मदद करता है, जो आई बाल के सामने होता है। आइरिस सपाट पतली वलय के आकार की संरचना होती है, जो एंटीरियर चैम्बर से चिपकी होती है। यह वह हिस्सा है जो कि किसी व्यक्ति की आंखों के रंग की पहचान करता है। आइरिस में जो सर्कुलर मसल होती है, जो पुतली के चारों ओर पाई जाती है और रेडियल मसल द्वारा कंट्रोल होती है, यह पुतली की तरफ होती है। जब सर्कुलर मसल सिकुड़ती है तो वे पुतली को छोटा बनाती है और रेडियल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो वे पुतली को चौड़ा बनाती हैं। आइरिस एक पिगमेंट मस्कुलर कर्टेन होता है जो आंख के सामने होता है। आइरिस कार्निया और लेंस के बीच होता है, जिसमें एक प्यूपिल नामक एक ओपनिंग होती है। आइरिस लेंस के सामने और सिलियरी बॉडी और कार्निया के पीछे स्थित होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोराइड की। तो कोराइड स्क्लेरा और रेटिना के बीच स्थित आईबाल की मध्य परत होता है। यह रेटिना की बाहरी सतह को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है। कोराइड रक्त वाहिकाओं की परत और संयोजी ऊतक के बीच आंख का सफेद भाग और रेटिना आंख के पीछे स्थित होता है। यह यूविया का हिस्सा है और
आंख के अंदरूनी हिस्सों को पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। कोराइड की सूजन को कोराइडाइटिस कहा जाता है। सीलियरी बॉडी बनाने के लिए आईबॉल के सामने कोराइड जारी रहता है या एक्वस ह्यूमर उत्पादित करता है। सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स होते हैं जो लेंस के आकार को बदलने के लिए सिकुड़ती हैं या फैलती हैं। सीलियरी बॉडी आंख के अंदर एक रिंग के आकार का उत्तक होता है जो कि विट्स बॉडी से पोस्टीरियर चैम्बर को विभाजित करता है। सीलियरी बॉडी आंख का एक हिस्सा होता है जिसमें सीलियरी मसल शामिल होते हैं जो लेंस के आकार को नियंत्रित करते हैं, और सीलियरी एपिथेलियम जो एक्वस ह्यूमर उत्पादित करता है। सीलियरी मसल्स यानी कि सीलियरी मांसपेशियां। सीलियरी बॉडी में चिकनी मसल होती हैं जिसकी क्रिया आंख के आवाज को प्रभावित करती हैं। सीलियरी पेशी में आंख का एक्मोडेशन और एक्वस ह्यूमर की मात्रा को नियंत्रित करना शामिल होता है। आंख की सीलियरी मसल धारीदार चिकनी मसल की एक रिंग होती है जो आंख की मध्य परत में मौजूद होती है। इस मसल्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विट्रिस ह्यूमर को आवाज करना है जो सीलियरी बॉडी के नॉन पिगमेंटेड हिस्से से उत्पन्न होती है। एक्वस ह्यूमर वैकल्पिक रूप में स्पष्ट थोड़ा क्षारीय तरल होता है जो आंख के एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर, परितारिका और लेंस के सामने के स्थान और लेंस को घेरने वाली रिंग्स स्पेस पर रहता है। एक्वस ह्यूमर रचना में रक्त प्लाज्मा जैसा दिखता है, लेकिन इसमें कम प्रोटीन और ग्लूकोज और अधिक लैक्टिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह इन पोषक तत्वों साथ ही ऑक्सीजन को आंखों के उत्तक को प्रदान करता है जिसमें सीधे रक्त की आपूर्ति की कमी होती है, उन्हें भी पोषक पदार्थ पहुंचाता है और यह उनके अपशिष्ट उत्पादों को भी इन्हीं के द्वारा हटा दिया जाता है। इसके अलावा यह एक आंतरिक दबाव प्रदान करता है जिसे इंट्राऑकुलर दबाव के रूप में जाना जाता है जो आईबॉल को ठीक से बनाए रखता है। सीलियरी बॉडी के माध्यम से रक्त के फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और डिफ्यूजन द्वारा एक्वस ह्यूमर्स का निर्माण होता है। एक पेशी संरचना जो आइरिस के पीछे स्थित होती है जो सीलियरी बॉडी के संलयन और लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करती है। एंटीरियर चैम्बर की अगर हम बात करें तो कॉर्निया और लेंस के बीच का स्थान एंटीरियर चैम्बर के रूप में जाना जाता है। यह द्रव से भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। एंटीरियर चैम्बर को एंटीरियर कैविटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम पोस्टीरियर चैम्बर की बात करें तो पोस्टीरियर चैम्बर एंटीरियर चैम्बर की तुलना में एक बड़ा क्षेत्र होता है। यह लेंस के पीछे एंटीरियर चैम्बर के विपरीत स्थित होता है। यह एक तरल पदार्थ से भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। पोस्टीरियर चैम्बर को विट्रस बॉडी के रूप में भी जाना जाता है। जोन्यूल्स, अगर हम जोन्यूल्स की बात करें तो जोन्यूल को सस्पेंसरी लिगामेंट्स के रूप में भी जाना जाता है। यह छोटे तंतुओं का एक छल्ला होता है जो लेंस को जगह पर लटकाए रखता है। यह लेंस की सीलियरी बॉडी से जोड़ता है और लेंस को आकार बदलने की अनुमति भी देता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑप्टिक तंत्रिका की। ऑप्टिक तंत्रिका आई बॉल के पीछे स्थित होती है। इसमें रेटिना गैंग्लियन सेल रेटिना की तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन होते हैं और यह रेटिना से मस्तिष्क तक आवेगों को प्रसारित करती हैं। दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्टिक डिस्क की। तो ऑप्टिक डिस्क इम्पल्स आवेगों को आई बॉल के पीछे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है या संचारित किया जाता है, जिसे ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होता है। सेंट्रल आर्टरी एंड वेन। सेंट्रल आर्टरी और वेन ऑप्टिक नर्व के केंद्र के माध्यम से चलती है। सेंट्रल आर्टरी रेटिना की आपूर्ति करती है जबकि सेंट्रल नर्व रेटिना से निकलती हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये एक आंख का एनाटॉमिकल व्यू है जिसमें आंख की संरचना के विभिन्न पार्ट्स को दर्शाया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं विजुअल पाथवे की।
विजुअल पाथवे रेटिना में फोटो रिसेप्टर से शुरू होता है और ऑक्सीपिटल लोब के विजुअल कॉर्टेक्स में समाप्त होता है। फोटो रिसेप्टर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि रॉड लेटरल विजन में और कम रोशनी की स्थिति में रॉड एक विशेष भूमिका निभाती है। विजुअल पाथवे एक शब्द है जिसका उपयोग मस्तिष्क की हमारे आसपास की दुनिया में विजुअल जानकारी के उपयोग करने और व्याख्या करने की क्षमता को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को एक सार्थक छवि में बदलने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जो कई मस्तिष्क संरचनाओं और उच्च स्तर की कॉग्निटिव प्रक्रियाओं द्वारा सुगम होती है। शारीरिक स्तर पर प्रकाश ऊर्जा सबसे पहले कॉर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है। कॉर्निया से गुजरने के बाद प्रकाश पुतली और आंख के लेंस से होकर गुजरता है जहां यह अधिक डिग्री तक झुकता है और रेटिना पर केंद्रित होता है। रेटिना वह जगह है जहां प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का एक समूह जिसे फोटोरिसेप्टर कहा जाता है पर स्थित होता है। फोटोरिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, रॉड और कोन। डिम लाइट के लिए रॉड संवेदनशील होते हैं और कोन ब्राइट लाइट को स्थानांतरित करने में बेहतर होते हैं। फोटोरिसेप्टर बाइपोलर सेल से जुड़ते हैं जो रेटिनल गैंग्लियन सेल में एक्शन पोटेंशियल को प्रेरित करते हैं। ये रेटिनल गैंग्लियन सेल ऑप्टिक डिस्क पर एक बंडल बनाती है जो ऑप्टिक तंत्रिका का एक हिस्सा होती है। प्रत्येक आंख में से दो ऑप्टिक तंत्रिकाएं ऑप्टिक चियाज्म से मिलती हैं, जहां प्रत्येक नाक की रेटिना क्रॉस से तंत्रिका फाइबर निकलते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आंख के विजुअल एरिया में दाएं आधे हिस्से को लेफ्ट हेमिस्फीयर और प्रत्येक आंख के विजुअल एरिया के बाएं आधे हिस्से को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऑप्टिक ट्रैक्ट तब दो विजुअल पाथवे जेनिकुलोस्ट्रेट पाथवे और टेक्टोपल्विनर पाथवे में परिवर्तित हो जाता है जो उच्च स्तर को प्रोसेसिंग के लिए ऑक्सीपिटल लोब के विजुअल कॉर्टेक्स को विजुअल सूचना भेजते हैं। इस डायग्राम में आंख के विजुअल पाथवे को दिखाया गया है कि नेत्र किस तरह से छवि की पहचान कर अपने विभिन्न प्रकार के मार्ग द्वारा मस्तिष्क तक छवि के आवेगों को भेजती है। छवि की पहचान मस्तिष्क द्वारा होती है। दोस्तों आइए हम इसी से जुड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं कि एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट इन डैश। ऑप्शन है ए आई, बी ईयर, सी नोज, डी स्किन। दोस्तों इसका सही आंसर है ए आई। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कान की। तो सबसे पहले हम कान का परिचय पढ़ लेते हैं। मानव कान हमारे सिर के आवश्यक अंगों में से एक है। कान सेंसरी सिस्टम के अंग होते हैं। ऑडिटरी सिस्टम ध्वनि को पहचानने और वेस्टिबुलर सिस्टम को संतुलन को बनाए रखता है। इस डायग्राम के अंदर कान की संरचना को दर्शाया गया है। इसमें कान के तीन भागों को बताया गया है, जैसे कि बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान, यानी कि इनर ईयर, मिडिल ईयर और आउटर ईयर। संवेदी अंग कान जो दो अलग अलग कार्य करते हैं, जिसमें श्रवण, शरीर का संतुलन और सिर और आंखों की गति का समन्वय करते हैं। कान को शारीरिक और चिकित्सकीय रूप में तीन भागों में विभाजित किया जाता है, बाहरी कान, आंतरिक कान और मध्य कान। बोनी पार्ट आंतरिक हिस्सों का 2/3 बनाता है। बोनी हड्डी वाला हिस्सा बच्चों में बहुत छोटा होता है और नवजात शिशु में केवल एक रिंग यानी कि एनलस टेपेनिकस के रूप में होता है। ईयर कैनाल के बोनी हिस्से को घेरने वाले टिश्यू की परत बहुत पतली होती है और इसलिए कार्टिलेजिनियस भाग की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील होता है। दोस्तों हम बात करते हैं ऑरिकल्स की। तो ऑरिकल में कार्टिलेज का ढांचा होता है। त्वचा बारीकी से पेरिकॉन्ड्रियम का पालन करती है। कान का दृश्य भाग होता है जिसे पीना भी कहा जाता है।
यह पीले लोचदार कार्टिलेज की एक पतली प्लेट से बना होता है जिसे झिल्ली के साथ कवर किया गया है, जो लिगामेंट मांसपेशियों द्वारा आसपास के भागों से जुड़ा हुआ होता है और रेशेदार ऊतक द्वारा ईयर कैनाल की शुरुआत करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का आकार अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। कैनाल का व्यास 0.7 सेंटीमीटर यानी कि 0.28 इंच और लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच लंबी होती है। यह एक सिग्मॉइड के रूप में उपस्थित होती है, जो आगे से ऊपर से नीचे से पीछे की ओर चलती है। क्रॉस सेक्शन पर यह अंडाकार आकार की होती है। मानव ईयर कैनाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। इलास्टिक कार्टिलेज भाग कैनाल के बाहरी तीसरे भाग को बनाता है। इसका एंटीरियर और लोअर वॉल उपस्थितिमय होती है, जबकि ऊपरी व पीछे वाली दीवार रेशेदार होती है। पीना की उपस्थिति ढांचे की निरंतरता करती है। ईयर कैनाल की उपस्थिति भाग के छोटे बाल और विशेष पसीने की ग्रंथियां होती है, जिन्हें एपोक्राइन ग्रंथियां कहा जाता है, जो सेरुमन यानी कि ईयर वैक्स उत्पन्न करती हैं। यह पतली गोलाकार ऊतक की एक परत होती है जो कान और बाहरी कान के बीच बिंदु को चिन्हित करती है। इसकी मोटाई लगभग 0.1 मिलीमीटर और व्यास लगभग 8 से 10 मिलीमीटर और भार लगभग 14 मिलीग्राम होता है। इसके छोटे आकार और द्रव्यमान के बावजूद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अत्यंत टफ और लचीली होती है। डैमेज होने पर इसकी मरम्मत मुश्किल होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऊतक की 3 परतों से युक्त होती है, जिसमें त्वचा, बाहरी परत, तंतुमय मध्य परत और आंतरिक सतह पर म्यूकस मेम्ब्रेन की एक परत होती है। झिल्ली उपास्थि की एक मोटी रिंग एक टफ लेकिन लचीले प्रकार की ऊतक द्वारा जगह में आयोजित होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कार्य मानव श्रवण या सुनने में सहायता करना होता है। जब ध्वनि तरंगे कान में प्रवेश करती हैं तो यह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर प्रहार करती हैं और यह झिल्ली बल के साथ कंपन करती हैं और मध्य कान की हड्डियों तक आगे कंपन को पहुंचाती हैं। टूटी हुई या अनुपस्थित टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाले मरीजों को सुनने में अत्यधिक कठिनाई होती है और संभवतः सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। इस डायग्राम में कान के बाहरी भाग पिन्ना, जो कि आमतौर पर दिखाई देता है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दर्शाया गया है। यह क्लेफ्ट टेम्पोरल बोन में स्थित होती हैं और यह मध्य कान यानी कि टिम्पैनिक कैविटी, स्टॉचियन ट्यूब, ऑडिटरी ऑसिकल्स और मिडिल ईयर कैविटी शामिल होती है। ये नीचे वर्णित है। स्टॉचियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा मार्ग है जो हमारे गले के ऊपरी हिस्से को हमारे मध्य कान से जोड़ता है। स्टॉचियन ट्यूब का कार्य हमारे मध्य कान में दबाव को दबाए रखना होता है और स्टॉचियन ट्यूब जिस क्षेत्र में स्थित होती हैं उसे पैराफेरेंजियल स्पेस कहा जाता है। यह मध्य कान की सामने की दीवार से नेजोफेरिंक्स की तरफ की दीवार तक जाती है। वयस्कों में स्टॉचियन ट्यूब की ढलान लगभग 35 डिग्री नीचे होती है। बच्चों में यह केवल 10 डिग्री पर होती है। स्टॉचियन ट्यूब में बोन, कार्टिलेज और फाइब्रस टिश्यू शामिल होते हैं और खोखली ट्यूब सीलिया, जो कि बालों जैसी प्रोजेक्शन के साथ पंक्तिबद्ध होती है। यह म्यूकस को मध्य कान से दूर नेजोफेरिंक्स की ओर ले जाती हैं। स्टॉचियन ट्यूब के खुलने और बंद होने में 6 मांसपेशियों का योगदान होता है। ये ईयर, हेड, नेक, सॉफ्ट पैलेट एंड जॉ में स्थित होती हैं। मध्य कान को स्वस्थ रखने में स्टॉचियन ट्यूब की 3 भूमिका होती है। यह ईयर ड्रम के दोनों तरफ हवा के दबाव को बराबर रखती है, मध्य कान में सिक्रीशन स्रावित करती है, बैक्टीरिया और वायरस से मिडिल ईयर की रक्षा करती है। स्टॉचियन ट्यूब आमतौर पर बंद होती है लेकिन समय समय पर खुलती है जब मांसपेशियां यॉनिंग, उबासी लेना और निगलने जैसी क्रियाओं के द्वारा सिकुड़ जाती है।
जब हवा का दबाव बाहर बदलता है तो आपकी स्टॉचियन ट्यूब खुलती है और वायु ईयर कैनाल से मिडिल ईयर तक जाती है ताकि दोनों ईयर ड्रम पर प्रेशर समान हो सके। अब हम बात करते हैं टिम्पैनिक कैविटी की। तो टिम्पैनिक कैविटी मध्य कान की हड्डियों के आसपास की एक छोटी सी कैविटी होती है। इसके भीतर ऑसिकल्स, तीन छोटी हड्डियां होती हैं जो ध्वनि का पता लगाने में उपयोग किए जाने वाले कंपन को प्रसारित करती हैं। इसकी लेटरल सतह पर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस को समाप्त कर देता है, जिससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम द्वारा अलग हो जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मानव कान का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और इसे आमतौर पर ईयर ड्रम के रूप में जाना जाता है। कान के ऑसिकल्स जिसे ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहा जाता है, में मध्य कान की तीन हड्डियां होती हैं जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में से है। ये हवा से द्रव से भरी लेब्रिंथ या कॉक्लिया तक ध्वनियों को प्रसारित करने का काम करते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स की अनुपस्थिति में एक मध्यम से गंभीर हियरिंग लॉस सुनने में कमी या बहरापन का निर्माण करती है। शब्द ऑसिकल्स जो है का शाब्दिक अर्थ छोटी हड्डी, हालांकि यह शब्द पूरे शरीर में किसी भी छोटी हड्डी को संदर्भित कर सकता है। यह आमतौर पर मध्य कान में मैलियस इनकस और स्टेप्स को संदर्भित करता है। मैलियस इनक्यूडो मैलियोलर संयुक्त के माध्यम से इनकस के साथ आर्टिकुलेट्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जिसमें कंपन, ध्वनि, दबाव, गति को पारित किया जाता है। इनकस दोनों अन्य हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। स्टेपिस इनक्यूडो स्टेबिडियल से संयुक्त के माध्यम से के साथ सीधे जुड़ा होता है, जो कि फेनेस्ट्रा ओवलिस की झिल्ली से जुड़ा होता है। अंडाकार या ओवल विंडो या मध्य कान और आंतरिक कान के वेस्टिब्यूल के बीच खुलता है। यह शरीर के सबसे छोटी हड्डी होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिडिल ईयर कैविटी की। तो किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता में कैविटी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्य कान के अंदर तीन छोटी हड्डियां की एक श्रृंखला बनाती है और ईयर ड्रम से आंतरिक कान तक ध्वनि कंपन का संचालन करती हैं। एक बार द्रव से भरे भीतरी कान में ध्वनियों को तंत्रिका आवेगों में बदल दिया जाता है और मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। इस डायग्राम के मिडिल ईयर मध्य कान की संरचना को दर्शाया गया है, जिसमें मध्य कण की तीन हड्डियों को स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटरनल ईयर यानी कि आंतरिक कान की। तो आंतरिक कान का सबसे गहरा हिस्सा होता है। यह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। इससे मस्तिष्क को ध्वनियों को सुनने और समझने में मदद मिलती है। आंतरिक कान संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आंतरिक कान का ऑरियस इंटरना और लेब्रिंथ ऑफ द ईयर भी कहा जाता है। यह भीतरी कान या आंतरिक कान की ट्यूब के अंत में होता है। यह सिर के दोनों तरफ स्कल बोन में एक छोटे से छेद जैसी कैविटी में मौजूद होता है। भीतरी कान के तीन मुख्य भाग होते हैं: कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल। दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉक्लिया की। तो कॉक्लिया हियरिंग में शामिल आंतरिक कान का हिस्सा होती है। यह बोनी लेब्रिंथ में एक स्पाइरल के आकार की कैविटी होती है। मनुष्यों में 2.75 इसकी धुरी मेडियोलस के चारों ओर घूमता है। कॉक्लिया का एक मुख्य घटक आर्गन कॉर्टी है। हियरिंग का संवेदी अंग जो कॉक्लिया के कोल्ड टैप ट्यूब में विभाजन होने वाले फ्लूइड चैम्बर को अलग करने के साथ वितरित किया जाता है। कॉक्लिया हड्डी का एक स्पाइरल खोखले शंक्वाकार कक्ष होता है, जिसमें तरंगे आधार, मध्य कान और ओवल विंडो के पास से शीर्ष स्पाइरल के शीर्ष या केंद्र तक फैलती हैं। कॉक्लिया की स्पाइरल कैनाल आंतरिक कान की बोनी लेब्रिंथ का एक खंड होती हैं, जो लगभग 30 मिलीमीटर लंबी होती हैं और 2 सही 3/4 टर्न्स नोड्यूल्स के बनाता है। कॉक्लिया संरचनाओं में शामिल होती हैं।
दोस्तों हम बात करते हैं थ्री स्केलर्स और चैम्बर्स की। तो वेस्टिबुलर डक्ट या स्केला वेस्टिबुली पेरिलिम्फ युक्त जो कॉक्लियर डक्ट से सुपीरियर होती हैं और ओवल विंडो पर एंड होती हैं। टिम्पैनिक डक्ट या स्केला टिम्पैनी पेरिलिम्फ युक्त जो कॉक्लियर डक्ट से इंफीरियर होती हैं और राउंड विंडो पर समाप्त होती हैं। अगर हम बात करें कॉक्लियर डक्ट या स्केला मीडिया की, तो उच्च पोटेशियम आयन सांद्रता का एक क्षेत्र होती है जो बालों की कोशिकाओं और स्टेरियोसीलिया में आती है। राउंड विंडो यानी कि मध्य कान से आंतरिक कान में दो ओपनिंग में से एक है। इसे सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द्वारा सील किया जाता है जो विपरीत चरण के साथ कंपन करता है, जो ओवल विंडो के माध्यम से आंतरिक कान में प्रवेश करता है। राउंड विंडो कान की आंतरिक शरीर रचना का हिस्सा होता है। यह कान की नलिका और आंतरिक कान के बीच एक छोटे से ओपनिंग के साथ होता है जो एक लचीली झिल्ली में ढका होता है। जब दबाव कान के अंदर बनता है तो दबाव को दूर करते हुए राउंड विंडो एक आउटलेट बनाने के लिए बाहर निकल सकती है। ओवल विंडो एक झिल्लीदार आवरण है जो मध्य कान से आंतरिक कान के वेस्टिब्यूल तक जाती है। कंपन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से संपर्क करते हैं। ये तीन ऑसिकल्स और इंटरनल ईयर में जाते हैं। मध्य कर्ण यानी कि ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की गति को भीतरी कान तक पहुंचाने का काम करता है। यह ओवल विंडो के संयोजी ऊतक पर दबाव बढ़ाता है। यह दबाव अंततः स्टेप्स के माध्यम से पहुंचता है जो कि फेनेस्ट्रा ओविलिस के खिलाफ कॉक्लिया के लिए दबाव बनाता है। सेमी सर्कुलर कैनाल आंतरिक कान का हिस्सा होता है जो मास्टाइड हड्डी के बोनी लेब्रिंथ में स्थित होता है। बोनी लेब्रिंथ में कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और कैनाल के बीच सेमी सर्कुलर कैनाल संतुलन के लिए जिम्मेदार शामिल होते हैं। मनुष्य में तीन सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्थित होता है। सुपर सेमी सर्कुलर कैनाल जो एक वर्टिकल प्लेन में स्थित होते हैं, जो 90 डिग्री एंगल पर पोस्टीरियर कैनाल के साथ प्रतिच्छेद होते हैं। और तीसरा है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एक वर्टिकल प्लेन में स्थित होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर सुपीरियर कैनाल के साथ प्रतिच्छेद करती हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल गति और त्वरण का पता लगाती हैं जिन्हें संतुलन की भावना पैदा करने के लिए मस्तिष्क द्वारा व्याख्या की जाती है। आंतरिक कान दो इंद्रियों के लिए जिम्मेदार होता है, हियरिंग और बैलेंस। कॉक्लिया कान का हियरिंग ऑर्गन है और सेमी सर्कुलर कैनाल का बैलेंस ऑर्गन है। सेमी सर्कुलर कैनाल एक तरल पदार्थ से भरी होती है जिसे एंडोलिम्फ कहा जाता है और सुपीरियर कैनाल वर्टिकल हेड मोशन और रोलिंग सेंसेशन का पता लगाती है। जब सिर की स्थिति बदल जाती है तो एंडोलिम्फ तरल पदार्थ की गति पास टाइनी हेयर की तरफ हो जाती है जिसे कैनाल में सीलिया कहा जाता है। टीनी फ्लोटिंग पार्टिकल्स जिन्हें ओटोलिट्स कहा जाता है एंडोलिम्फेटिक द्रव में लिम्बित होती हैं और इन क्रिस्टल की गति कैनाल में सीलिया की उत्तेजना को बढ़ाती हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल सिर के प्रत्येक तरफ विपरीत दिशाओं में ओरिएंटेड होती हैं। लेटरल कैनाल हॉरिजॉन्टल प्लेन की गति का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब एक व्यक्ति एक कुर्सी पर घूमता है तो लेटरल कैनाल उत्तेजित होती हैं ताकि शरीर का यह पता चल सके कि वह घूम रहा है। पोस्टीरियर और सुपीरियर कैनाल वर्टिकल हेड मोशन और रोलिंग सेंसेशन का पता लगाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। तो वेस्टिब्यूल आंतरिक कान में बोनी लेब्रिंथ का मध्य भाग होती है और ईयर ड्रम के मिडिल में टिम्पैनिक कैविटी यानी कोक्लिया के पीछे और तीन सेमी सर्कुलर कैनाल के सामने स्थित होता है। वेस्टिब्यूल आकार में अंडाकार होता है लेकिन फ्लैट ट्रांसवर्ली होता है। यह सामने से पीछे तक लगभग 5 मिलीमीटर ऊपर से नीचे तक समान होता है और लगभग 3 मिलीमीटर का होता है। वेस्टिबुलर का कार्य यूट्रिकल और सैक्विल वेस्टिब्यूल के भीतर होता है जो सिर की स्थिति में परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण,
रैखिक त्वरण के संबंध में प्रतिक्रिया करता है। यूट्रिकल और सैक्विल की बाहरी सतह पर एक संरचना होती है जिसे कि ओवल विंडो कहा जाता है, और यह दूसरी संरचना के साथ जिसे राउंड विंडो कहा जाता है मध्य कान के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होता है, और यह कॉक्लिया का एक्सेस करता है जिसके पीछे सर्कुलर कैनाल स्थित होती है। इस डायग्राम में कान की आंतरिक संरचना को दर्शाया गया है जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, सेकुलर कॉक्लिया और लेब्रिथ और बोनी या अस्थि लेब्रिथ को दर्शाया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हियरिंग प्रोसेस की, यानी कि सुनने की प्रक्रिया की। तो सुनना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कान बाहरी वातावरण में ध्वनि कंपन को तंत्रिका आवेगों में बदल देता है और इन्हें मस्तिष्क में भेज दिया जाता है, जहां ध्वनियों के रूप में व्याख्या की जाती है। तब कंपन वस्तुओं जैसे कि गिटार की टूटी हुई स्ट्रिंग हवा के अणुओं में दबाव उत्पन्न करती है, तब ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस ध्वनि को ध्वनि तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तरंगों की विभिन्न भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और उनका विश्लेषण करके कान एक ध्वनि के विभिन्न व्यक्तिपरक पहलुओं को अलग कर सकता है, जैसे इसकी लाउडनेस और पिच ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की धारणा है, अर्थात वेवलेंथ की संख्या जो समय की एक इकाई में एक निश्चित बिंदु से गुजरती है। आवृत्ति को आमतौर पर प्रति सेकंड या हर्ट्ज चक्र में मापा जाता है, या हर्ट्ज में मापा जाता है। मानव कान का सबसे संवेदनशील अंग होता है, और सबसे आसानी से 1000 से 4000 हर्ट्ज की आवृत्तियों का पता लगा सकता है, लेकिन कम से कम सामान्य युवा कानों के सुनने की सीमा लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक फैली होती है। लाउडनेस ध्वनि की तीव्रता की धारणा, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर ध्वनि तरंगों द्वारा दबाव डाला जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। यह वह इकाई जो कि लॉगरिथमिक स्केल पर एक ध्वनि मैग्नीट्यूड को व्यक्त करती है। दूसरे तरीके से कहा जाए कि डेसिबल एक मानक ध्वनि के साथ किसी भी दिए गए ध्वनि की तुलना करने के लिए एक इकाई है जो उस सीमा पर सामान्य मानव कान के लिए सिर्फ एक परसिटेबल होता है, जो कि डेसिबल पैमाने पर कान सबसे संवेदनशील होता है। मानव श्रवण की सीमा 0 डेसिबल से फैली हुई है, जो ऐसे स्तर की प्रतिनिधित्व करती है जो लगभग 130 डेसिबल तक के लिए इनऑडिबल होती है, और इस स्तर पर जो है ध्वनि पेनफुल हो जाती है। आइए दोस्तों अब इसी से जुड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं। स्टॉचियन ट्यूब इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन है ए इन द मिडिल ईयर, ऑप्शन बी इन द इनर ईयर, ऑप्शन सी इन द एक्सटर्नल ईयर, ऑप्शन डी इन द आई। दोस्तों इसका सही आंसर है ए इन द मिडिल ईयर। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हाँ दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।